स्टार्ट करते हैं अपन। रहने दो थोड़ी देर के लिए, वो कूलिंग हो जाएगा। आगे बैठ जा, गर्मी लग रहा है तो। कितना बजे छूटे तुम लोग? क्लास कितना बजे छूटा उधर से? कॉलेज वाले एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं? मतलब उनको लेट हो गया था, ब्रेक बीच में दिया तो टीचर्स लेट। और बायो वाले? बायो वाले तो घर से आए ना? अच्छा, चलो आज के लेक्चर में जो होगा इलेक्ट्रिसिटी, वो बोर्ड्स के साथ अलाइंड है। बोर्ड्स स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है ना? ऑल्दो बीच में एक टॉपिक है सेल्स इन सीरीज एंड, जैसे रजिस्टर्स इन सीरीज हो गया, रजिस्टर्स इन पैरेलल हो गया, वैसे सेल्स इन सीरीज सेल्स इन पैरेलल भी है। वो बोर्ड्स में नहीं डाला हम लोग ने वैसे तो, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ पहले वो ख़त्म कर लूँ। सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज, ये एक सेल, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? ये एक सेल और उसका एक और इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका नाम E1 रखते हैं, इसका नाम R1 रखते हैं, इसका नाम E2 रखते हैं, इसका नाम R2 रखते हैं। ये दोनों सेल्स जिस तरीके से रखे हुए हैं, इनको या तो असिस्टिंग बोलना पड़ेगा या तो अपोजिंग बोलना पड़ेगा। तो उनमें से कौन सा आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है सबको? असिस्टिंग। बिल्कुल, दोनों चाहते हैं करंट ऐसे जाए, ठीक है? फाइन। इन दोनों को हटा के अगर मैं एक इक्विवेलेंट सेल लगाऊं, इफ यू वांट टू रिप्लेस द एंटायर टू सेल्स विद जस्ट वन सिंगल सेल, इट विल हैव सम इक्विवेलेंट EMF एंड विल हैव इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। द फॉर्मूलाज आर वेरी सिंपल। आप खुद से भी लॉजिकली सोचोगे तो आंसर होगा E1 प्लस E2 एंड दिस फॉर्मूला विड बी R1 प्लस R2। एक्सेप्टेबल फॉर्मूलाज, ठीक है? तो ये आपके लिए असिस्टिंग वाला हो जाएगा। वैसे ही अपोजिंग का कैसा रहेगा? मेक सेंस? इसको हटा के अगर एक सेल और एक रेजिस्टेंस लगाना है तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एनीवन वांट टू टेक गेस? R1 हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा अभी भी R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस ऐड ही होंगे अभी भी, ठीक है? लेकिन EMF E1 माइनस E2, एज्यूमिंग कि E1 E2 से बड़ा होगा, शायद एज्यूमिंग कि E1 E2 से बड़ा होगा, तो मैंने सेल ऐसा बना दिया। ये दोनों सही लग रहा? एग्जाम्पल सेल्स इन सीरीज के लिए, ठीक है? पहले सर्किट बेस वाले ले लेते हैं। ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम। सेल का नाम मैं A रख रहा हूं और इधर सेल का नाम मैं B रख रहा हूं। पहला सवाल फाइंड करंट, दूसरा सवाल फाइंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल B एंड सेल, ये दो चीज़ें ट्राई करें। करंट बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो, ओम्स लॉ लगा के भी, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी सिंपल, बट आप मुझे बताओ I इज इक्वल टू
टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज क्या है पूरे सेल का, पूरे सर्किट का? 2 और 6 8 लूं या 6 और 2 4 लूं? दोनों सेल सपोर्ट असिस्टिंग में है कि अपोजिंग में? तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2। और टोटल रेजिस्टेंस बता पाओगे मुझे ऐड करके सारे? यानी विच विल गिव मी 4/34 which will give me 2/17 ampere. First part clear everyone? Second part, terminal voltage of cell B चाहिए मुझे। कैसे मिलेगा? फॉर्मूला क्या है टर्मिनल वोल्टेज का? नोट्स में ढूंढना पड़ेगा आपको, या याद है तो बताओ। एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है? सेल का टर्मिनल वोल्टेज गया 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 इधर ही कहीं है, आई थिंक यही पेज पे है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है तूने? क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। जिस भी सेल का निकाल रहे हो उसका EMF, उसके थ्रू करंट और उसका इंटर रेजिस्टेंस। ये तब यूज करते हैं जब एक सेल डिस्चार्जिंग में होता है। तो सेल बी चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में? तो कैसे पता चलता है? करंट कैसा जाएगा इसमें, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? 6 वोल्ट के हिसाब से चलेंगे ना, तो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अग्री? इधर देखो बोर्ड पे, एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा। तो जो सेल बी है उसमें से करंट बाहर निकल रहा है कि उसके अंदर करंट जा रहा है? तो डिस्चार्जिंग है, तो फॉर्मूला सही है। क्या EMF है उसका? 6। करंट कितना है? 2/17। और इंटर रेजिस्टेंस कितना है? 2। कैन यू सॉल्व दिस फर्दर? (17 into 6) 102. 102 minus 4 98/17 volt. And similarly terminal potential of cell A चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में? ए सेल, ए वाले सेल में करंट अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है? चार्जिंग में फॉर्मूला मैंने दिया नहीं है पहले, अभी दे रहा हूँ। E प्लस आई आर। डिस्चार्जिंग में E माइनस आई आर और चार्जिंग में E प्लस आई आर। फिनिश दिस ऑफ। E कितना EMF इसका सेल का? 2। करंट कितना आया हमें? 2/17। रेजिस्टेंस क्या है? 2। 17 2 जा 34। 34 और 4 अपॉन 17 एम्प वोल्टेज, बराबर है। एक सेल इंटर रेजिस्टेंस, एक सेल इंटर रेजिस्टेंस, एक सेल इंटर रेजिस्टेंस, एक सेल इंटर रेजिस्टेंस, एक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। ईच एंड एवरी सेल इज आइडेंटिकल, यानी कि सबके सब E के और R के। ठीक है। पहला सवाल, इसमें करंट कितना है? फाइंड करंट। फाइंड पहला पार्ट करंट और दूसरा पार्ट टर्मिनल वोल्टेज। करंट कितना होगा? सिर्फ V/R। 5 सेल है तो 5 ही नहीं आएगा। 5 आर भी है ना, तो 5 EMF/5 रेजिस्टेंस, तो E/R ही आएगा। सही है? नहीं समझा? समझा? 5 सेल है, 5 रेजिस्टेंस भी है ना, तो रेशियो में कट जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल, सबके सब सेल का डिस्चार्जिंग ही हो रहा होगा ना, बिकॉज 0 सही आंसर है। E माइनस आई आर करोगे, आई की जगह पे E/R लगाओगे, R कैंसिल, मन में कर पा रहे हो, E माइनस E0। ठीक है, तो मैं ये वाला नहीं पूछ रहा हूँ। सेम 2 क्वेश्चन बट द वन ऑफ द सेल इज रिवर्स्ड।
अगर एक सेल को मैं रिवर्स कर दूं तो फाइंड द करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बोथ टाइप्स। दो टाइप के सेल हो गए ना, एक असिस्टिंग वाले और एक अपोजिंग वाले हो गए ना। 4 असिस्ट कर रहे हैं और एक ही अपोज कर रहा है, तो किसी एक असिस्ट में से कितना के अक्रॉस कितना टर्मिनल वोल्टेज है वो निकालना है, और जो अपोज कर रहा है उसका टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। करंट कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 सेल साथ सेम चीजें चाहते हैं और ये सेल क्लॉकवाइज, तो खाली ये 4 लोग का सुनना पड़ेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, करंट आए, करंट कितना होगा? एनीवन वांट टू ट्राई? 4E/5। थोड़ा गलत है। यस, 5E माइनस, सॉरी सीधा क्या लिख दूं मैं, 3, या बोल सकता हूं 4E स्ट्रेट है और एक ही उल्टा है ना, और रेजिस्टेंस तो सारे ऐड ही होंगे, तो आंसर कितना है? 3E/5R। ये हो जाएगा करंट। किसी को समझाओ मैं, क्या समझ गया? सबको समझ गया? और टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस, ये जिसका डिस्चार्जिंग हो रहा है वो उसका कितना होगा? किसका डिस्चार्जिंग हो रहा है? इन चारों का डिस्चार्जिंग हो रहा है या पांचवे का डिस्चार्जिंग हो रहा है? 4 का डिस्चार्जिंग, तो E-IR कितना आएगा? E-I की जगह पे क्या? RR कैंसिल, कितना आएगा आंसर? 2E/5। और पोटेंशियल अक्रॉस जो एक ही चार्जिंग में हो रहा है सेल, उसका कितना आ जाएगा? कितना? 8E/5। सब कुछ समझ गया इस बोर्ड पे जो है? ठीक है, अब सेल्स इन पैरेलल कर लेते हैं, इसके बाद कर लो खत्म। चल ये हटा रहा हूँ, सेल्स इन सीरीज हटा रहा हूँ। इधर देखेंगे सेकेंड साइड, सेल्स इन पैरेलल। भाई सीबीएसई ये डेरिवेशन है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल का, बोर्ड्स में नहीं, बोर्ड्स में 11th में बताइए। सेल्स इन पैरेलल, इसमें भी पहले मैं असिस्टिंग वाला बनाना चाहूँगा, असिस्टिंग। R1 R2 EMF1 EMF2 देख रहे हो सब लोग बोर्ड पे? ऐसा लिखना बाकी है क्या? थोड़ा लिख लो, पहले खत्म करो जिसका जो बाकी है पहले। राइट साइड, अयान हाँ, इसको हटा के एक बनाना है, R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आप लोग समझ जाओगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्यों समझ जाओगे? किसके जैसा है ये? रजिस्टेंस इन पैरेलल ऐसे ही होता है ना, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 वाला। करेक्ट। E इक्विवेलेंट थोड़ा नया लग सकता है आपको, इधर देखना, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, कुछ इस तरीके से। डन है इतना? ठीक। और अपोजिंग के लिए कैसा बनाएंगे अपन? अपोजिंग के लिए कैसा? एक सेल लेफ्ट में, एक सेल राइट में, ऐसा R1 R2 E1 और E2। क्या ये अपोजिंग लग रहा है? ये उल्टा लग रहा है इसके और इससे। एक सेल
एक रेजिस्टर, ये ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट। क्या लिखूं ई इक्विवेलेंट में? E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सिर्फ ऊपर एक नेगेटिव आएगा, नीचे नेगेटिव नहीं आएगा, और R इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं है, तो क्या आएगा? डन है इतना। ऑब्वियसली फॉर्मूला एप्लीकेशन से ही समझ में आएगा कि क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्लाई करने आ जाए। एक सेल इधर, एक और सेल इधर, और एक रेजिस्टर इधर, ठीक है। फर्स्ट टाइम यू विल सीइंग द सर्किट जिसमें एक ही में दो सेल्स हैं, मतलब सम सॉल्व करनी है, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 3 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, और एक बड़ा रेजिस्टेंस दे सकता हूँ मैं, इधर थोड़ा अच्छा वैल्यू लो क्या, 6 ओम, 3 ओम। इधर मैं ले लेता हूँ 18 ओम, चलेगा। फाइंड द करंट्स इन ऑल द ब्रांचेस, ऐसा पूछ सकते हैं वो। फिलहाल चाहिए तो मैं किसी एक पे से आपको निकलवा देता हूँ। यहाँ पे फाइंड द करंट थ्रू दिस ब्रांच, सवाल ये है। स्टार्ट करें। एनीवन वांट टू गेस अ मेथड, कि मेथड क्या फॉलो करना चाहिए इसमें ओम्स का लगाने में क्या प्रॉब्लम है? आप इसका V नहीं बता पाओगे, क्या लोगे V? दोनों को ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, कुछ समझ भी नहीं आया, क्योंकि एक लूप होता तो सब कुछ चलता है। सिर्फ ऊपर का लूप अकेला होता तो हो जाता, सिर्फ नीचे का लूप अकेला होता तो हो जाता, सिर्फ ये हटा के पूरा लूप होता तो भी हो जाता, बट ये साथ में है। तो इसको क्या मेथड डिप्लॉय करोगे बताओ? जो टॉपिक चल रहा है उसके बेसिस पे कोई ट्रिक सोचो। क्या सर हम लोग ऊपर का ब्रांच और बीच के ब्रांच को हटा के एक ब्रांच बना सकते हैं इक्विवेलेंट बोल के? वही करना है। क्या आपको लग रहा है कि ये डायग्राम इसके ऐसा दिख रहा है? तो इस पूरे को हटा के आप एक बना सकते हो, बना दो। एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, और सिर्फ एक रेजिस्टेंस। कितना सही लग रहा है ना ये? इसमें नीचे का 18 ओम चेंज नहीं हुआ है। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मुझे बता दो और ई इक्विवेलेंट का वैल्यू मुझे बता दो। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 2 ओम। और ई इक्विवेलेंट एनीवन? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। E1 का वैल्यू कितना? ऊपर का 10, नीचे का 3, नीचे का 6, ऊपर का 6, नीचे यहाँ पे 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा? by 9. What is 56 by 9? I hope it cancel. Doesn't? Oh, 66 by 9 also doesn't cancel. But 3 के टेबल में शायद 20 by 3 वोल्ट। सो फाइनली करंट कितना आ जाएगा इसमें से, जो इसमें से निकलेगा? V by R। अब आप लगा सकते हो 20 by 3 अपॉन R में क्या लोगे? 80 लोगे कि ये 2 लोगे कि 20 ले लोगे? टोटल एक लूप सब लेने पड़ेंगे ना। तो आई थिंक आंसर इज डन। क्या लिखोगे आंसर? इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर ये सेल को उल्टा कर दूं 10 को, तो क्या फर्क पड़ेगा आंसर्स में? अरे इधर माइनस आ जाएगा ना, और क्या, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। एनीवे हम लोग इसके साथ ही स्टिक रहते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स इन सीरीज में पैरेलल को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को अब जो करना है वो बोर्ड्स में है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वी हैव 2 लॉज ऑफ किरचॉफ। जगह है, इंट्रोड्यूस कर दूँ? किरचॉफ्स लॉ। सिलेबस में किरचॉफ का नाम दूसरी बार सुना होगा। एक तो क्या था? रेडिएशन में था, A इज इक्वल टू ई, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट लॉ नाम है इसका फर्स्ट लॉ, ऑल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ, also called as
junction law, also called as KCL, also called as summation of current at a junction is 0. ये पांचों चीज़ एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं, मतलब मैं जब भी इनमें से कुछ एक बोलूँगा तो मेरा बोलने का मतलब यही होगा, ठीक है. फर्स्ट लॉ या करंट लॉ या जंक्शन लॉ या KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, या फिर समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन शुड बी 0. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ये, ठीक है. फर्स्ट लॉ. आप लोग चाहिए तो इसको थोड़ा आजू बाजू में लिख सकते हो, जगह नहीं है मेरे पास तो. ओके, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वैसे बनाना नोट्स. ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेरी सिंपल लॉ. कोई भी एक जंक्शन पकड़ो, एक जंक्शन में कितने करंट्स मिल रहे हैं? 5. I1 ये बाहर जा रहा है, I2 ये अंदर आ रहा है, I3 ये अंदर आ रहा है, I4 और ये बाहर जा रहा है, I5. सो व्हेन वी से समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट अ 0, वी मीन कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. लॉजिक बेस्ड है. अभी डैड ने 10 रुपये दिए, मम्मी ने 5 रुपये दिए, मैंने भाई को 6 रुपये दिए, तो मेरे पास खर्चा करने के लिए कितने बचे? कितने बचे मेरे को ही नहीं पता भाई. डेटा क्या है? 10 और 5 आए और 6 गया, तो खर्चा कर लिया, 9 बचा, 9 खर्चा कर दिया. ऐसे जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए, नो सेविंग्स. ठीक है. तो इसमें कौन से करंट इनकमिंग है? I1 प्लस I4 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस. कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखते हैं वो लोग कि साइन कन्वेंशन सिखाने लगेंगे कि इनकमिंग को माइनस ले लो, आउटगोइंग को प्लस ले लो. वो भी चलेगा ना, रूल सिखाओ अपने हिसाब से जो सिखाना जिसको. आई कैन ऑल्सो राइट I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5. अंदर आने वाले को प्लस, बाहर आने वाले को माइनस, इक्वल टू, वो भी चलेगा. ये भी लॉजिक बेस्ड है. सही लग रहा है इतना सब कुछ? लिख डालो. ये अलग अलग नाम है. सोचो सारे अलग अलग पार्ट है उसमें. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. मॉड्यूल के 1-2 एग्जाम्पल कर लेंगे तो कवर भी हो जाएंगे ना अपने एग्जाम्पल किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पे. एग्जाम्पल नंबर 39 और 40 कर देते हैं. पेज नंबर 108, 39 और 40. 39 में उन्होंने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, मैं 39 में डेटा यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. 39 को मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ. मुझे ये वाला चाहिए, वो जान दो, वो इजी है 39 वाला. देख लो वैसे तो पता चल जाएगा. तो 39 वाला देख के आ रहा है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स कर देना, हो गया. ठीक है ना. डिटो ये करो. ये अंडरलाइन दिख रहा है इधर. कौन सा जंक्शन पॉइंट? फर्क नहीं पड़ता वो, मतलब दैट क्वेश्चन इज डजंट नीड टू बी आंसर्ड बाय द. पूरा लॉजिक बेस्ड है, देख लो. एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है. हाँ क्या पता नहीं, ये लोग बोल रहे हैं 4. आंसर इधर का. एनीवन एल्स? -4 है. तो क्या तू ही सही हो सकता है? -4 भी आ सकता है क्या? Minus would just indicate the direction shown on the figure is incorrect. Minus would indicate that.
ऑलरेडी डायरेक्शन है, फिर और क्या माइनस ये आया? आप ये आई अंदर है कि बाहर? ये एरो का मतलब बाहर है। सॉरी, मैंने इसको अंदर लेके प्लस कर दिया। तूने गलत किया। सर वो अंदर दिख रहा था। कोई बात नहीं। तो अंदर लेते तो आंसर भी गलत आता ना। हाँ तो नहीं, अंदर लेते तो आंसर बस नेगेटिव में आता। माइनस आई इक्वल्स टू 5। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इधर चलना है। ये 2 आ रहा है, 5 जा रहा है। अलग कलर से कर लेते हैं। तो ये 5 जा रहा है, तो इधर से 3 इधर आना चाहिए। तो ये तो 3 और T आके 5 आ रहा है। ये समझा पहले? 3 इधर जा रहा है, 1 इधर आ रहा है, तो इधर से भी अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि जो बाहर जा रहा है वो बड़ा है। ये 1, तो इधर भी अंदर आना चाहिए, 2 है। ये 6 इधर आ रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो बचा कितना? 4 इधर जाएगा। और मेरा डायरेक्शन जो बताया वो सही है, तो +4 इज द आंसर। कुछ समझाओ मैं कि समझ गया? शाबाश। अब एग्जाम्पल नंबर 40 देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन जो अंदर आता है वो माइनस। हाँ, अगर आप साइन करना ऐसा फॉलो करना तो देखो ये रहा, ये समझ पता नहीं है तुझे आए बराबर। तो अंदर आता हुआ इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, इसमें मैंने एरो अंदर मान लिया, समझिए आंसर नहीं पता मुझे बराबर। तो इनकमिंग कौन कौन है? ये x, ये 2, और आउटगोइंग कौन कौन है? 5। तो आया ना मुझे 3। अगर मुझे आंसर -3 आता है इसका मतलब मेरा एज्यूम डायरेक्शन, तो मैं बाहर लेता ऐसा। दैट इज़ वन वे टू गो। बाकी लॉजिक अगर बैठ रहा है साथ साथ में, फ्लो क्लियर हो रहा है, तो कर सकते हैं खुद से। अगर आपको समझे नहीं पता चल रहा है सर मुझे नहीं समझ रहा है, ये फटाफट कैसे कर रहे हैं सब लोग, मान लो बाहर x, तो इनकमिंग कौन है? 2, आउटगोइंग कौन है? 5 + x, तो x का वैल्यू कितना है? -3। ओ मतलब मेरा एजम्पशन गलत है, अंदर की तरफ 3 एम्पियर है। इसको ऐसे भी तो कर सकते नहीं बस हो गया, 2 तरीके बहुत हो गए। नहीं हाँ ठीक है, रहने देंगे अपन। 2 इधर और ये 3 अंदर ले रहे हैं ना अपन। हाँ सही है। हाँ 40 वाला देख रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में 3 रजिस्टर एक जंक्शन पे मिल रहा है, 1 2 3 और 1 2 3। अगेन आई विश टू चेंज द डेटा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता ही है। अरे शिट, ऐसे 3 रजिस्टर्स हैं। हम लोग ने ये चीज़ उधर भी किया था, थर्मल प्रॉपर्टीज में 3 कंडक्टर्स एक जंक्शन पे टेम्परेचर वाला, वही है डिट्टो, वही सम। कोई भी वोल्ट ले लो, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, रजिस्टर अपनी मर्जी का ले लो, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। सवाल है कि इस पे वोल्टेज कितना है, राइट? वोल्टेज जंक्शन पे कितना है ये पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? किरचॉफ करंट लॉ से करने को बोला गया है, मतलब वो यूज़ करना है। आप क्या मानोगे? सब आउटगोइंग करंट है बराबर। यू विल एज्यूम ऑल द करंट्स आर आउटगोइंग, I1 I2 और I3। सो कैन आई राइट I1 + I2 + I3 इक्वल टू, कौन बता, आई की जगह ओम्स लॉ लगाना। I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? 2 - x करूँ, 2 - x करूँ कि x - 2 करूँ? x -2 क्योंकि हाई माइनस लो अपॉन 2। I2 कोई बताओ मुझे। ये बताओ इक्वल टू, कैन यू सॉल्व दिस ऑन योर ओन एंड गेट द आंसर? ठीक है, डन। तो ये 2 एग्जाम्पल किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पे हो गया। चले किरचॉफ का सेकंड लॉ। Second law is also called as voltage law, also called as loop law, also called as KVL, and mathematically it is called as summation of all the EMFs and summation of all the IRs should be equal to 0. Basically sum of all the voltages should be 0 across a loop, in a loop. Sum of all the current should be 0 at a junction, and sum of voltages should be equal to 0 in a loop. Okay, it is based on principle of conservation of energy.
वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। काफ़ी ट्रिकी है, सुन लो अच्छे से, स्टेप वाइज जाना है, ओके। स्टेप 1, फाइंड और असाइन डायरेक्शन ऑफ करंट्स इफ नॉट गिवन। मतलब जो भी आपको सर्किट दिया गया होगा, पेन रख दे, जो भी आपको सर्किट दिया गया है, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स, नो मैटर हाउ सिंपल, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड और असाइन डायरेक्शन ऑफ करंट्स। अगर पहले से दिया है तो पहला स्टेप आपका खत्म, ठीक है। अगर नहीं दिया तो आप एज्यूम करना चालू कर दो। आपको हर ब्रांच में हर जगह पे करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, वैल्यू नहीं, वैल्यू छोड़ो, डायरेक्शन पता होना चाहिए पहले तो। इतना कर लेंगे अपन। राइट साइड का पूरा हटा दूं। Find or assign the direction of the currents if not given. Second point. Using Kirchhoff's first law, KCL. KCL का यूज करोगे ना करंट्स वगैरह सब बताने के लिए, यूज उसको फॉलो करते हुए करो। सेकेंड पॉइंट, असाइन प्लस एंड माइनस ऑन ऑल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब कौन कौन? रेजिस्टर्स, सेल्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स। अभी हमने इंडक्टर्स पढ़ा नहीं है तो डोंट नीड टू वरी। रेजिस्टर्स, सेल्स और कैपेसिटर्स तो पढ़े हुए हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा सोचना। और उसमें भी ज़्यादातर अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो हम लोग सिर्फ रेजिस्टर सेल्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे फिलहाल। असाइन प्लस और माइनस मतलब क्या सर? एक रेजिस्टर में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो तो इधर प्लस और इधर माइनस लिखोगे आप। रेजिस्टर के जहां से करंट एंटर कर रहा है ना, वहां पे प्लस लिखना, और जहां से एग्जिट कर रहा है वहां पे ये लिखना है। आई बात समझ में? और सेल्स का कैसा करना है सर? सेल्स में बड़ी डंडी प्लस और छोटी डंडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी डंडी प्लस, छोटी डंडी माइनस। रजिस्टर में प्लस किधर दिखना है, माइनस किधर दिखना है, उससे करंट के डायरेक्शन को, उस चीज़ का जवाब करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको सर्किट्स में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कंपोनेंट्स के अक्रॉस लिख देने हैं। थर्ड स्टेप, चूज अ लूप या फिर स्टार्ट एंड चूज अ लूप, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। चूज अ लूप, या फिर या तो एक लूप चूज करना है या तो कहीं पे भी स्टार्ट और एंड पॉइंट चूज करना है। एंड ये कर दिया, एंड स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड while writing all potentials। याद है थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में किया था ये स्टेप, मेथड 2 बोल के, यहां से यहां चलो along this, वो वाला है स्टेप ये, ठीक है। वॉकिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड while writing all the potential, taking second sign of components, टेकिंग सेकेंड साइन ऑफ कंपोनेंट्स। ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं हम लोग को, ठीक है। मतलब जहाँ से लीव करना है ना, सॉरी, सेकंड सेकेंड साइन मतलब जैसे आप अगर ऐसे जा रहे हो तो ये लाइन है, तो जहाँ से लीव ऐसे जा रहे हो, हाँ जहाँ से लीव करना है, करेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, बोर्ड्स में आएगा ये क्वेश्चन ऐसा, तो उसके लिए करना है, ठीक है। मैं आपको हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सम कैसे करना है वो भी बता दूंगा अलग से। एक सेल ले रहा हूँ मैं, ये ऐसे, इनफैक्ट छोड़ो, थोड़ी देर पहले ही सेल एक सम लिया था, याद है? कितना वोल्टेज था ये वाला?
कि सेल उल्टा बनाया मैंने? ये 10 वोल्ट था, ये 6 ओम है। 6 volt 3 ohm 18 ये कितना था? 18 ओम। ये 3 3 ओम। ये 6 बराबर है। फाइंड द करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस, दिस इज द क्वेश्चन। या सेम चीज पूछ सकता हूँ, फाइंड स्टार्ट करें। क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप है करंट का डायरेक्शन दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, तो करो एज्यूम। करंट मान लूँ ऐसा जा रहा है I1, यहाँ से मान लूँ I2, तो ये दोनों इधर जाएंगे तो I1 प्लस I2। क्यों अपने वेरिएबल्स बढ़ाने हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करो। अगर ये दो करंट यहाँ पे जंक्शन पे मिल रहे हैं तो ये तीसरा वाला I1 प्लस I2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? I3 लेना है तो लो, बट 3 वेरिएबल्स के साथ खेलना पड़ेगा फिर। तो अच्छा है ना, दो ही के साथ खेलते हैं। पहला स्टेप हो गया। हर जगह पे करंट का डायरेक्शन पता है सबको? बताओ, किसी का नहीं पता तो मैं बताऊं, बोलो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा तुमसे। अभी पूछूं मैं अभी? बताओ 3 ओम में करंट राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है। 6 ओम में, 18 ओम में, 6 वोल्ट बैटरी में, तो मतलब समझ में आया है। चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? असाइन प्लस माइनस। शुरू करते हैं। कितने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको पूरे सर्किट में? 2 सेल, 3 रजिस्टर। बताओ इधर क्या लिखूं? इधर क्या? इधर क्या? माइनस। इधर क्या? प्लस। इधर क्या? इधर क्या? इधर क्या? कोई नहीं समझाओ तो बताओ। रजिस्टर का नहीं समझा। तो देख अच्छे से, एक बार इसको देख घूर के, और फिर इसको देख घूर के। तो वही तो हुआ था। नहीं नहीं नहीं, रुको फिर। रुक गया मैं। वहाँ पे करंट के डायरेक्शन नहीं नहीं, मन में बात कर तो चलेगा, बोलने दो ना जरा। तो बोल ले। करंट ही जहाँ पे किए हो ना, अगर करंट समझा सिद्धि इज लाइक ठीक है, इसको टाइम लगेगा। समझा। समझ, पीछे बैठ जा, वो द्रव्य की बाजू में। अरे क्या बात कर रहे हो? दो बैठते हैं, ट्रेन में तो 3 बैठते हैं, इतने में क्या बात करते हैं? कोई रखते ही ना। क्या? अच्छा वो आए भाई, तू उधर ही बैठ, सही है। इसी यार जरूरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर रूम। वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, तेरा जैकेट किधर है आज? ए तेरा जैकेट दे इसको। फर्स्ट क्लास में ले ले। जाएगा ना यार। 2 बार पहन सकता तू, जा। जैकेट नहीं होगा, उधर होगा ना। इसको नहीं होगा, वो होता है। मैं बोल रहा हूँ 2 बार पहन सकता है भाई। हाइट में नहीं होगा, अच्छा ऐसा, ऐसे हो जाएगा। ओके, ट्राई करना पड़ेगा फिर भी। जा लेके आ, जल्दी जा। दोनों में प्रॉब्लम। सीधी जैकेट लेके आना। इसका वो स्पाइडर। हाँ, बाकी लोग को समझ गया कि मैं समझाऊँ कुछ? वो रजिस्टर में करंट जहाँ से इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा करंट का डायरेक्शन समझ में आ रहा है क्या? करंट का डायरेक्शन जहाँ से भी, जिस भी रजिस्टर में करंट घुस रहा है ना वो प्लस, जहाँ से एग्जिट कर रहा है वो माइनस। बैटरी अब प्लस माइनस अपना खुद ही डिसाइड करता है। क्लूज क्या होता है? एक मिनट, फाइंड द करंट थ्रू ऑल द, एक बार मेरा बोर्ड भर जाए मैं बताऊँ। फाइंड द करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस, सब ब्रांचेस में से करंट निकालना है हम लोगों को, ठीक है? सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? किसी लूप को चूज करो। टोटल कितने लूप दिख रहे हैं आपको? 3। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक बड़ा वाला। समझी? सही है। तो आप किसी एक लूप को पहले चूज कर लेते हैं। ऊपर का लूप ले लेते हैं। ये वाला लूप ले लूं? इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या लेना चाहोगे बोलो? ये ले लूं स्टार्ट और इसी को ले लूं एंड? तो ऐसे चलना चालू करो।
आई विल स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग दिस लूप। यहाँ से स्टार्ट करे थे, ऐसे ऐसे जाओ, मिला। इसका लूप का नाम रख लो कुछ, लूप 1 बोलो इसको, लूप 1। एक्चुअली बुक्स में ना थोड़ा प्रिसाइज अच्छा ही बोलते हैं, नाम रखता ABCD, तो लूप का नाम है ABCDA, घूम के वहीं पे आना ऐसा, ठीक है। चलो A से स्टार्ट कर रहे हैं, A से B गया, कुछ नहीं मिला। B से यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे माइनस दिखा दूसरा साइन, तो -6 समेशन ऑफ ऑल द EMF प्लस समेशन ऑफ ऑल द IR शुड बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखना है। -6, फिर क्या लिखेंगे, प्लस कितना आया इसमें से, I2, रेजिस्टेंस कितना है इसमें से 3। चलो यहाँ से चलो, इधर चलो, और इधर क्या है, दूसरा साइन माइनस, I कितना है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 6, और फिर इधर क्या आया, प्लस क्या सर्किट कंप्लीट हो गया फिर से, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला जिसमें कितने अननोन थे, 2। वैसे ही नीचे भी एक लूप लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी 2 वेरिएबल्स आएंगे, 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आंसर आ जाएगा। मैं लिख दूंगा इसके बाद, पहले आप इतना लिख लो अच्छे से। चलो, लूप ABCDA, अगर मैं ADCBA लिखा तो भी चलता, क्या फर्क पड़ता मालूम है, अगर लूप उल्टा लेते तो ADCBA लेता तो सब जगह के इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस आ जाता बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबका आंसर सही होता। और सर अगर मैंने स्टार्ट D से किया होता तो भी सही ही होता इक्वेशन आपका, समझ में आ रहा है। जैसे मुझे स्टार्ट करके बताओ, D से स्टार्ट करके बताओ, -I16 प्लस 10 -6 प्लस 3 प्लस I2 3। चलो लूप ले लेते हैं B, इसका नाम ही नहीं रखा, B E और F लिख दूं, BEFCB। ये लास्ट वाले का आंसर कितना बोला था आपने, 4 वोल्ट आया था ना ये, ठीक है 4 वोल्ट, नाइस, गुड इनफ। कर दे भाई, कर दे। लूप क्या ले रहे हैं हम लोग, फिर से बोलना एक बार कोई, BEFCB। चलो B से स्टार्ट करें, कुछ नहीं है, इधर बताओ क्या लिखूं, माइनस, गलत, बराबर, आगे बढ़ो। दोनों इक्वेशंस बन गए। इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं पहले। ये क्या है, 3I2 -6I1 -6 प्लस 10, उधर जाएगा तो किसी एक को आइसोलेट कर दो, I2 करूं आइसोलेट, 3I2 इक्वल टू 6I1 -4, सो I2 कितना आ गया, ये समझा। इसको पुट कर दूं इसमें, पहले सिंप्लीफाई करोगे कोई, सब कुछ 3 से काट दूं क्या, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो किसी को। -6I1, देखो नहीं कट करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सही लग रहा है। सिंप्लीफिकेशन, कीप गोइंग। सही लग रहा है। उधर क्या पुट करना था, I2 ना, तो -6I1 -7, I2 की जगह पे क्या, +2 इक्वल टू 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 3 जा -6 7 जा, माइनस माइनस प्लस, 7 4 जा विथ अ प्लस साइन, 3 इसको दिया तो 6 इक्वल टू 0। I1 कितना हो गया दोनों, 40, बराबर ना, नहीं गड़बड़ है, 60, उधर जाएगा तो 60 I1, और ये क्या 20 + 6 34, सो हाउ मच इज I1, 34/16 विच इज 17/30 एम्पियर। ये कितना करंट आया, I1 आया। कैन आई पुट दिस I1 बैक टू दैट इक्वेशन टू गेट दी I2, बताओ I2 कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है, 6I1 - 4/3,
6 इंटू I1 का वैल्यू कितना है 17/30 माइनस 4 अपॉन 3. यस एनीवन कीप गोइंग. 17/5 minus 4. 5 4s are 20. Minus 1 upon 5. What does the negative indicates? Negative indicates direction of I2 assume is wrong. बराबर है. ठीक. So therefore what is current through 18 ohm? आंसर कितना होगा? I1 प्लस I2 था फॉर्मूला, बट I1 का वैल्यू कितना है 17/30 और I2 का वैल्यू क्या है -1/5. एनीवे कीप गोइंग. 11/30. प्लीज गो बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पहले सॉल्व किया, उसमें आंसर क्या था जरा बताओगे? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ऑलरेडी, तो आ गया ना. कौन सा मेथड ठीक है? वो सेल्स इन पैरेलल से सॉल्व करना है कि ये? हाँ, बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स में इससे करना है. ठीक है. अभी ये मेथड का भी अपना एडवांटेज है, क्योंकि इस मेथड में अपने आप तीनों करंट साथ में आ गए. उस वाले मेथड में ये करंट पूछा था तो इन दोनों को एक बना लिया था, बट ये करंट पूछा होता तो इसको और इसको एक बनाना पड़ता, तो वो अलग प्रोसेस होता. तो ऐसे अलग अलग करंट्स निकालने के लिए वो अलग अलग बार करना पड़ेगा. सो दिस मेथड इज हेल्पफुल इन सब्जेक्टिव वे, बट ऑब्जेक्टिव वे में तो डेफिनेटली सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रिडंडेंट रेजिस्टेंस जो भी है सब कुछ यूज करना चाहिए पहले. किरचॉफ लॉ लास्ट में यूज करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में. ठीक है, बाकी काफी रिलायबल है. चलो राइट साइड का पूरा हटा दूं. तो ये किरचॉफ लॉ हो गया अपना. अभी किरचॉफ के दो लॉ होने के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज इस चैप्टर का आपके लिए एचएससी वालों के लिए D1 हो जाएगा. ठीक है, कितने मेरे को लगता है 8 डेरिवेशन है. किसी ने लिस्ट अगर देखा होगा तो इस चैप्टर में 8 डेरिवेशंस है. पहला यही है व्हीटस्टोन वाला. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज. एक व्हीटस्टोन ब्रिज एक मीटर ब्रिज है. फिर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर करके एक है. फिर पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशंस है, वो 3 डेरिवेशन 6 ये हो गए. एक एम मीटर, एक वोल्ट मीटर, 8 ऐसे हैं. ठीक है, चलो कीप गोइंग. व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलरेडी कैपेसिटर्स पढ़ते वक्त व्हीटस्टोन का नाम लिया गया है पहले, बराबर. चलो स्टार्ट करते हैं. ये D1 है. ये अरेंजमेंट में कितने रजिस्टर्स हैं? 8. एक ये, एक ये, एक ये वाला, एक ये वाला और बीच में एक गैल्वेनोमीटर. ठीक है, ये व्हीटस्टोन फिलहाल नहीं बोल पाओगे आप. व्हीटस्टोन कब बोल पाओगे मालूम है? जरा एक बार ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट. ये लाइंस बनाने के बाद इसको व्हीटस्टोन बोल सकते हो. अगर ये लाइंस नहीं होती तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं पता ना, ये भी हो सकता था. और ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है. ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये वाला है. चलो वापस फिर कभी समझाऊंगा दोनों में फर्क और दोनों में ट्रिक. चलो ये इसमें से करंट अंदर भेज दो, बराबर. जो भी करंट अंदर जाएगा ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? एक ऊपर और एक नीचे. आप चाहे तो इन चारों को R1 R2 R3 R4 या P Q R S P नाम दे सकते हो और बीच में G गैल्वेनोमीटर. क्लियर एवरीवन? किरचॉफ का फर्स्ट क्या है स्टेप? डिफाइन द करंट्स. तो वो तो करंट डिफाइन करना बाकी है ना अपना, तो कर लेते हैं. ऊपर करंट कितना लिया? I1. नीचे करंट कितना लिया? I2. ये करंट जब I1 इधर पहुंचा तो इसके पास कितने रास्ते हैं आगे जाने के? एक करंट इधर जाएगा IG, और इसमें से करंट कितना बचेगा? I1 माइनस IG के IG माइनस I1?
मेक सेंस। और मुझे बताओ जब ये IG इधर आ रहा है और I2 इधर आ रहा है तो इधर कितना जाएगा? क्या ऐसा बताने की जरूरत पड़ रही है मुझे कि सही है? सही लग रहा है आपको? किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं हम लोग, KCL। आई थिंक सब जगह से फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? डायरेक्शन प्लस और ये माइनस। आगे बताओ। प्लस और ये माइनस, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस और ये माइनस। क्लियर एवरीवन? सेकेंड स्टेप भी हो चुका है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? राइट द करंट इक्वेशंस। बराबर, आप कोई लूप चूज करो और इक्वेशन स्टार्ट करो। लूप का नाम खुद ही रख लूँ मैं कि कुछ चलेगा? A B C और ये D। बताओ कौन सा लूप लेना चाहते हो? A B C A चलेगा? बताओ कोई। माइनस I1 इंटू P। सही लग रहा है सब लोग को? कोई और बोलो आगे का। माइनस IG इंटू G, ये वाला। अब कोई और बताओ। प्लस I2 इंटू S इक्वल टू, एब्सोल्युटली राइट। गुड, वेरी गुड। समझा आप लोग को, सब लोग को? पक्का? चलो दूसरा कोई लूप बताओ कोई मुझे। लूप B D C B। चलो कोई और बताओ, इक्वेशन स्टार्ट करो। कोई और? दक्ष, समीर? कुछ समझ रहा है? लास्ट इक्वल टू 0। लिख पाए सब लोग इक्वेशन? बराबर। अब लिखोगे बाय बैलेंस कंडीशन। फॉर बैलेंस कंडीशन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर शुड बी, बोलो। करेक्ट, शुड बी 0। यानी कि इक्वेशन वाइज IG इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन में IG का वैल्यू 0 कर देना है। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड दो अच्छे इक्वेशंस आएंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? टू प्रूव क्या करना था हम लोग को? P अपॉन S इज इक्वल टू Q अपॉन R। लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड करते हैं ना, अगर अपन लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ डिवाइड करने पे बैलेंस कंडीशन बोलेंगे। वो डिराइव करना है हम लोग को। कैसे डिराइव हो जाएगा? इन दोनों में IG का वैल्यू 0 डालने के बाद दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वैसा कुछ दिखने लगेगा जो हम प्रूव करेंगे। डन है इतना? तो क्वेश्चन क्या है? डिराइव कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। डन है? लिखूंगा मैं और आगे, पहले ही खत्म करो। चल ये हटा दिया, कुछ काम सॉल्व तो हो गया ना? हाँ वो बाकी है, व्हीटस्टोन का प्रूफ खत्म करना है। आज इंपॉर्टेंट था बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज ही ब्रिज का मिस होना था। आज कौन सा डॉक्टर क्या अभी है? नहीं वो आया था, वो आया था, उसको वॉमिट हो गई। चलो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। वो दोनों IG को 0 डाल दो तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसको मैं नाम देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्या होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो? माइनस I1P, वो बीच वाला तो हटा दो ना पूरा, प्लस I2S इज इक्वल टू 0, जिसको मैं लिखता हूँ I2S इज इक्वल टू I1P। बराबर, इक्वेशन नंबर 3 पकड़ लो इसको, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 का क्या होगा? माइनस I1Q प्लस I2R इक्वल टू 0, ठीक है। इधर देखेंगे एक बार, I2R इधर रहने दो और I1Q उधर लेके जाओ। ये इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा एनीवन? S अपॉन R इज इक्वल टू, हमको क्या चाहिए था? P अपॉन S चाहिए, तो S इसके नीचे लेके जाऊं,
और Q ऊपर, तो Q अपॉन R। सही लग रहा है ये वाला? हेंस प्रूफ। इज दिस क्लियर एवरीवन? नोट, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बात तो ये कि IG 0 होना चाहिए, सही लग रहा है? दूसरी बात ये गैल्वेनोमीटर इज रिडंडेंट बोलते हैं इसको, सही है इतना? और अगर मैं यहाँ पे B और यहाँ पे C लिख चुका हूं तो पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C, मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब भी बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन बोले जाते हैं। कुछ समझाई मेरी बात? अभी यहाँ पे जो लिख दिया मैंने वो दोनों सेम है ना, पोटेंशियली सेम है इसलिए लिख सकता हूँ ना ऐसा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इसमें, बराबर? चल, ये एक नोट का एक बात था। दूसरा बात, 1 2 3 4 और ये 5, R1 R2 R3 R4 और R5। क्या ये आपको मैंने बताया हुआ कि ये भी एक व्हीटस्टोन है? बात हुई है हमारी। इसमें कौन सा रिडंडेंट है? बीच वाला। इफ R2 अपॉन R1 इक्वल टू R3 अपॉन R4 है तो R5 इज रिडंडेंट, नहीं तो नहीं। हाँ, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? और कौन से फॉर्मेट दिए थे मैंने व्हीटस्टोन? एक ट्रायंगल फॉर्मेट भी दिया था। सही बताया? इसमें ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। इसमें कौन क्या है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सही है इतना? ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट हम चलेंगे D2 पे, विच इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET। मीटर ब्रिज, इसका नाम मीटर ब्रिज है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बैलेंस व्हीटस्टोन पे वर्क करता है, इसलिए जस्ट उसके बाद पढ़ा रहे हैं, बराबर? और मीटर ब्रिज में जो मीटर वर्ड का मतलब है ना, वो लिटरली 1 मीटर वायर है। मतलब यू यूज अ 1 मीटर वायर। 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है। इसको एक टेबल पे रखते हैं, तो आप अपने प्रैक्टिकल लैब में भी जाके देखो ना, तो टेबल पे रखना पड़ता है मीटर ब्रिज, ठीक है? इधर ऐसा गया, ठीक है? ऐसा लिखा, फिर ऐसा करके ऐसा ऐसा। ये खाली वो होल्डर्स है एक तरीके से, ठीक है? स्ट्रक्चर का फ्रेम देते हैं वो। ये गैप है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप, इसको बोलते हैं राइट गैप। ये पॉइंट को मैं A बोल रहा हूं और ये पॉइंट को मैं B बोल रहा हूं, और इसके बीच में एक वायर कनेक्ट कर देना, A से लेकर B तक वायर कनेक्ट कर देना। ये AB वायर जो है यही 1 सेंटीमीटर, यही 1 मीटर का है, मतलब 100 सेंटीमीटर का है पूरा। द लेंथ ऑफ AB इज 100 सेंटीमीटर। नीचे एक सेल, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और चाहिए तो एक रियोस्टैट लगा सकते हो आप। ये सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट ऐसे फ्लो करेगा। लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टर लगा दो जिसका नाम है X। राइट गैप में एक रेजिस्टर लगा दो जिसका नाम है R। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे जिसके पास एक वो स्लाइडर होगा उसके आगे, स्लाइडर को J बोलते हैं वहां पे, ठीक है?
नाउ ट्राई टू इमेजिन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट या दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज बीट स्टोन बनाएंगे। बीट स्टोन में लेफ्ट साइड पे था ना ऊपर एक रजिस्टर, वो ये है, और राइट साइड पे ये है। लेफ्ट साइड पे है ना ये वायर का एक टुकड़ा होगा, मतलब आप है ना ये स्लाइडर उठा के कहीं पे रखोगे, यहां पे कहीं पे, लेट्स से मैंने सी पे रखा, तो आपने पूरे ए बी वायर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट। कौन सा? ए सी और सी बी। ए सी वाले की लेंथ x सेंटीमीटर ले लोगे तो सी बी वाले की कितनी लोगे? अरे रे 100 माइनस x सेंटीमीटर ले सकते हो। एक्चुअली वायर जो AC वो भी एक रजिस्टर ही होता है, पता है ना, एक वायर एक रजिस्टर ही होता है, तो CB भी एक रजिस्टर है। तो बाय आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। मेन एम क्या है मालूम है इसका? एम है टू फाइंड x, अननोन रेजिस्टेंस, कैपिटल X। हाँ, तो दिस मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रजिस्टर, ठीक है, या अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। तो कैसे निकालेंगे? आपको तो पता नहीं है x का वैल्यू क्या है, आपको r का वैल्यू पता है। वो राइट साइड पे जो रेजिस्टेंस, इट इज अ नोन रेजिस्टेंस, ये नोन है, और ये वाला अननोन। राइट वाला नोन है, लेफ्ट वाला अननोन है। गैलोरीमीटर आपको हाथ में दिया है, आपको एक्सपेरिमेंट करना क्या है? आपको वायर का जो ये जो पार्ट है ना गैलोरीमीटर से जो कनेक्टेड है वायर आपको हाथ में दे देंगे, इंसुलेटिंग कवर होगा उसके ऊपर ताकि उसको पकड़ सको बराबर, और आपको इस वायर पे अलग अलग जगह पे टच करना है, और ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे गैलोरीमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे गैलोरीमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे। फाइंड नो डिफ्लेक्शन, या ऑल्सो कॉल्ड एज नल पॉइंट, जो कि C है ऑन वायर AB। नहीं समझे मेरी बात? क्या समझ गया? एक्सपेरिमेंट करना क्या होगा? ये उठा के अलग जगह पे टच करना, इधर 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 इधर, ऐसा अलग जगह पे टच करना रहेगा। जैसे ही आपने ऐसा पॉइंट फाइंड कर लिया जहां पे गैलोमीटर विल हैव नो डिफ्लेक्शन, उसी पे रुक जाना है, बस हो गया। ये सेंटीमीटर मेजर कर लो सब लोग, ठीक है? क्या होगा सर उससे? अगर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करे, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, यानी लिखूंगा कैपिटल X अपॉन RAC इक्वल टू कैपिटल R अपॉन RCB। सही लग रहा है? ठीक है इतना। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो लेंथ अपॉन एरिया। डू यू एग्री विद दिस? रो L बाई ए। और RCB का रो 100 माइनस x अपॉन एरिया। क्या मानते हो बात? मान सकते हैं ना, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वायर। थोड़ा एरर तो आएगा ही, क्योंकि सालों से बच्चे घस रहे होंगे उसको, कितना भी बोला उनको टच करो तभी वो घसेंगे ऐसा, जब तक मिल ना जाए पॉइंट। तो जहाँ पे घस देंगे वो, तो वहाँ से वायर थोड़ा सा पतला हो जाएगा, एरिया वेरिएबल हो जाएगा, तो एरर आएगा ही। और AB वायर किसी ने A पे बांधा होगा या सोल्जरिंग की होगी, जो भी मेथड से किया होगा, उसकी वजह से थोड़ा एरर आया होगा, यूनिफॉर्म तो नहीं रहा होगा, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस A पे बन गया होगा, B पे बन गया होगा, एंड करेक्शन जैसा ऑर्गन पाइप में था वैसा इसमें भी आएगा। ये बात समझ में आ रही है? अपने मॉड्यूल्स में ना एक अच्छी बात है, एकदम लास्ट चैप्टर है ना, सेमीकंडक्टर के बाद एक और चैप्टर डाला है उन्होंने, सबसे लास्ट मॉड्यूल में एक्सपेरिमेंट्स का अलग चैप्टर है फिर से, तो वो यही है। तो शायद मेरे को लग रहा है मीटर ब्रिज आपको अपनी बुक में मिले ही नहीं, शायद, आई एम नॉट श्योर। अगर मीटर ब्रिज नहीं मिला तो ये तो है ही, वो शायद वहाँ मिलेगा फिर, या ऐसा हो सकता है कि दोनों जगह पे मिले। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज था अपने को ना अपने मॉड्यूल में 1 में, शायद वो उधर भी मिले वापस से लास्ट चैप्टर में, समझा? तो वापस करने का वो मौका मिलेगा अपने को। चलो, विल कीप कंटिन्यूइंग। व्हाट विल हैपन आफ्टर आई सब्स्टिट्यूट दिस? रो ए कैंसिल, तो बड़ा x अपॉन छोटा x इक्वल टू बड़ा R अपॉन 100 माइनस एक्स। सो देयरफॉर बड़ा x कितना हो जाएगा? R इंटू छोटा x अपॉन 100 माइनस एक्स। आई थिंक दिस इज इट। इज दिस क्लियर एवरीवन? बाकी एक्सपेरिमेंट है तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस होगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस होगा, वो सब तो चलता ही रहेगा। अच्छे से करो, ह्यूमन एरर नहीं आना चाहिए, पर्सनल एरर नहीं आना चाहिए, अच्छा मटेरियल यूज़ करो, यूनिफॉर्म वायर यूज़ करो, कोशिश करो कि नल पॉइंट मिडिल 1/3 में आए। कोशिश करना है कि जो नल पॉइंट आए कभी भी वो
मिडिल 1/3 में आना चाहिए। मिडिल 1/3 मतलब कितना लेंथ, 33 से 66। 100 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, गधो। 33 33 33, तो 33 से 66 के बीच में लाओगे तो ठीक है, ताकि एंड करेक्शन का इफेक्ट नलिफाई हो जाए दोनों साइड से, ऐसा। तो ये रीज़न बनता है, ठीक है ना। कॉलेज में प्रैक्टिकल्स तो बाकी है ना अपने, ये वाले जवाब दे देना। कर लिए, पता नहीं क्या करवाएंगे। एम्स उनको एक्टिविटीज़ बहुत है, भर भर के एक्टिविटीज़ है, भर भर के एक्सपेरिमेंट्स है, फिजिक्स कराएंगे। चलो देख लेना, तुम लोग रिवाइज कर लेना, सोनोमीटर जा कर ही रहे हो, चैप्टर ही वही चल रहा है अपना वैसे तो डीसीटी का ना, थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा वहाँ पे। दक्ष गया था आज तू? सेल्फी वगैरह लिया कर तू कॉलेज के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ ऐसा। ये तो ये लिखना रहेगा ना, ये तो चलो लिख लो सब लोग। काली बिल्ली रास्ता काट। अभी बस अभी हो गया ना? नहीं ये खत्म थोड़ी हो। मुझे ना यहाँ पे मीटर ब्रिज के साथ कनेक्टेड एक केल्विन्स मेथड है, वो बताने दो। इधर इतना ही चाहिए मेरे को, बस वो लास्ट है। मतलब आज के लिए तो उधर रुक जाएंगे। केल्विन्स मेथड, Kelvin's method used to find resistance of galvanometer। जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो एक गैल्वेनोमीटर देता हूं अगर मैं आपको, और मैं पूछता हूं इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो लॉजिकली स्पीकिंग सर मीटर ब्रिज है ना, लेफ्ट वाले में अननोन ही निकालते हैं ना, तो लेफ्ट में लगाओ गैल्वेनोमीटर, लगा दो गैल्वेनोमीटर। ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर लगाया, ये राइट में नोन वाला लगाया, और ये ए बी वायर ले लिया, सही बात है। बट तुम्हारे मेथड में मुझे कितने गैल्वेनोमीटर लगेंगे? 2। क्यों? वो भी हो। एक तो बीच वाला चाहिए नो डिफ्लेक्शन देखने के लिए, और एक जो निकालना है वो भी चाहिए। लेकिन केल्विन ने बोला कि वी कैन अचीव दिस जस्ट बाय यूजिंग 1 गैल्वेनोमीटर। हमने बोला कैसे? उसने बोला कि जो बीच में तुम गैल्वेनोमीटर लगाते हो ना, वो यूज मत करो। तो हम लोग फिर हम लोग पूछेंगे देखें किसको, फिर बाकी तो सब सेम रखने बोला उन्होंने, रियोस्टैट ये जो भी है। डायग्राम सेम लग रहा है एकदम, मतलब बीच का गायब और इधर जी लगा दिया। दिस टाइम दिस इज अननोन। उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंट में क्या ट्रिक है। उन्होंने बोला कि ये कनेक्ट करने से पहले गैल्वेनोमीटर में करंट रहेगा ही, लेफ्ट गैप में करंट तो रहेगा ना, तो गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, नोट दैट डिफ्लेक्शन। दिस टाइम गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, यू नोट डाउन दैट डिफ्लेक्शन। नाउ प्लेस दिस सी पॉइंट, टक 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 टक, ऐसे कैसे फाइंड करें, किसको देखे, क्या सोचे। उसने बोला कि आप ऐसी जगह ढूंढो जहां पे गैल्वेनोमीटर विल अगेन शो द सेम डिफ्लेक्शन। कैसा है ना, देखो ये गैल्वेनोमीटर पहले को डिफ्लेक्शन शो, जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन आया, फिर हमने जब इसको टच किया, अगर तुमने सी पे टच नहीं किया, मतलब बैलेंस पॉइंट पे टच नहीं किया, यहां पे टच किया, तो इसमें से करंट दिखाएगा, बट ये करंट और पहले वाला करंट सेम नहीं होगा अगर आपने बैलेंस पॉइंट पे नहीं रखा। तो आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है such that it shows the deflection which is exactly same as the previous one. The deflection should not change this time. उसके अंदर था null point फाइंड करना है, no deflection फाइंड करना है। इसके अंदर डिफ्लेक्शन तो आएगा ही, इसमें आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है such that it will show the same deflection. अगर तुमने ऐसा पॉइंट फाइंड कर लिया तो रेशियो क्या बनेगा, एनीवन? g अपॉन स्मॉल x इक्वल टू r अपॉन 100 माइनस x। डन, नहीं समझे? ये तो नोन है, ये बैलेंस पॉइंट है, खत्म हो गई बात, ठीक है। ओरली मैं कुछ वैल्यूज बोलता हूं, मुझे बस आप बताओ कि आपको कैलकुलेशन जल्दी आती है कि नहीं, बराबर है। एग्जांपल, ये अननोन वाला नहीं, x का वैल्यू, r का वैल्यू, फिर लेंथ ऑफ a टू c एंड लेंथ ऑफ c टू b। यस, एवरीवन इज विथ मी? अगर ये
30 सेंटीमीटर है और ये 40 ओम है, तो मुझे ये और ये वैल्यू चाहिए। यस एवरीवन, पेन डाउन। इधर देख के बताओ, जवाब दो, चाहिए आराम से देखो। राइट वाला रेजिस्टेंस 40 ओम का है, लेफ्ट का लेंथ 30 सेंटीमीटर का है, मुझे चाहिए ये, मतलब वो भी निकाल लो। ये 70 नहीं समझे तुम लोग? देविका पल्ले पड़ा, 100 माइनस किया, ठीक है। ये कैसे निकालोगे? फॉर्मूला में लगा दो डब्बा वाला, कितना आएगा? 120 अपॉन 7 ओम हो जाएगा ना? नहीं समझे तुम मेरी बात? समझ गए? एक और दे रहा हूँ ध्यान से। ये दोनों बताओ। समीर बताएगा, सिर्फ समीर बताएगा। समीर को सवाल ही नहीं पता है। तू खड़ा हो ना फिर। खड़ा हो, तू खड़ा हो, बता। एक्स दिया है, बड़ा एक्स दिया है 100 और आर दिया है 300। जल्दी नहीं कर पा रहे हो, वही प्रॉब्लम है। सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे, जल्दी बताने की कोशिश करना है। 9th वाले बच्चे को भी टाइम दूंगा तो वो भी कर लेगा, फॉर्मूला दे दिया, वैल्यू दे दिया, तो जल्दी आना चाहिए, जल्दी। बच्चा तो कर लेगा। वो तो भाई शर्म आ जाएगी अपने को। हाथ पैर भी रहना पड़ेगा, पैर हाथ भी रहना पड़ेगा। ले ले भाई, जो करना है कर। कोरल बताएगी फिर, मतलब कोरल जी तेरे को भी चाहिए पेन पेपर तो यूज करो ना। नहीं, वो डब्बा फॉर्मूला है, ये रहा, वैल्यूज डाले हुए, निकाल के दो मुझे स्मॉल एक्स का वैल्यू। और एक देविका बताएगी, बस ये 3 में से बता दे कोई मुझे। देविका आंसर, कोरल और समीर। सोनल जी तुमने कब का कर लिया था? मैंने किया ना, तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैं लगा उठा रहा हूँ। सर दे। अननेसेसरी वीडियो का टाइम बढ़ा रहे हो तुम। हो गया, हो गया। एसी निकला 100 अच्छा हाँ यहाँ सॉरी ना। हमारी गलती से एक्स आर 25। ये 25 है तो ये 75। अरे यार 100/300 कितना होता है? 1/3। 100 को 1/3 में डिवाइड करने नहीं आता क्या? हाँ बस। ऐसा करेगा कैसे चलेगा? एक चीज पूछ रहा हूँ ध्यान से, ये आ गया आंसर? आ जाएगा ना आंसर समझ में? एक चीज पूछो ध्यान से सुनना, तो ही जवाब दे पाओगे तुम। What is the change in the position of null point in this sum? What is the change in the position of null point if x and r are interchanged? वापस रिपीट करो ना। नहीं, जिसको आ जाए हाथ उठा लेना बस। आंसर चिल्ला मत देना। क्वेश्चन इज क्वेश्चन what is the change in position of null point in this sum if x and r are interchanged? ठीक है, वेरी गुड। नीचे रखो हाथ। एनीवन एल्स? आ गया? ठीक है, वेरी गुड। नल पॉइंट होता है आ गया? ठीक है। एक्स नल पॉइंट होता है। छोटा x ना? हाँ, ठीक। आ गया। तुझे भी आ गया? आ गया? आंसर नहीं चाहिए। 100 इसमें 150। अरे मैंने बाहर से की। अरे वहां से कहीं सेट कर 100 में 150 कैसे आता है? उसने 50 सेंटीमीटर खींचा इधर, इधर से 150। कहने का मतलब गलत है। चेंज इन पोजीशन शायद उतना नहीं जाएगा। भले अगर पहले नल पॉइंट इधर था और चल के उधर भी चला गया तो कितना चेंज हुआ? 100। कुछ गलती हुई है, सोच के देखा आराम से। किसी को और को आया क्या?
आ गया, शानदार। नहीं नहीं, आपने इसको 300 बोला, आर को 100। ये अगर इंटरचेंज कर देंगे तो नल पॉइंट कितने से शिफ्ट होगा? हाँ आया तो है। बोल दे आंसर। 70। जिन्होंने भी हाथ उठाया है, किसी का आंसर 75 आया है क्या? 50 आंसर आया है। अरे पहले 25 पे था, ये भी तो शिफ्ट होगा ऐसे, तो अब 75 पे चला गया नल पॉइंट, तो 25 से 75 गया। शिफ्ट शिफ्ट चाहिए, चेंज इन द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। तो इंग्लिश, अरे बस इसलिए 4 ऑप्शन देते तेरे जैसे लोगों के लिए, तो गलत ऑप्शन भी होते हैं वहां पे। 50 सेंटीमीटर इज द करेक्ट। तो समझा, मीटर ब्रिज में ऐसे सिंपल सिंपल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। और भी है, व्हाट इज द नल पॉइंट इफ 100 ओम इज शंटेड विद अनदर 100 ओम? शंटेड का मतलब नहीं पता आपको, पैरेलल। व्हाट इज द नल पॉइंट इफ 100 ओम इज कनेक्टेड टू अनदर 100 ओम इन पैरेलल? कुछ बड़ी बात नहीं है, 100 की जगह 50 लेना है बस, इसको 50, इसको 300 लेना है, फिर वही है 1/7 ऑफ 100, 100/7 करेक्ट। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा नंबर्स का क्विक होना चाहिए तो हो जाएगा काम। ठीक है, इतना। इस चैप्टर में क्या क्या बाकी है वो ध्यान से सुन लो। आज क्या क्या किया? किरचॉफ के लॉज, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, बाकी क्या क्या है? एमीटर, वोल्टमीटर बाकी है, पोटेंशियोमीटर बाकी है। पोटेंशियोमीटर बोर्ड्स में है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर बाकी है, एमीटर बाकी है, वोल्टमीटर बाकी है। एनर्जी का पूरा सेक्शन बाकी है, हीट एनर्जी का। जूल्स हीटिंग इफेक्ट कभी हुआ था? I²R, V²/R कभी था स्कूल में 10th में? पावर के फॉर्मूलाज थे 2-3, जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोल के। हीटिंग इफेक्ट था। तो और ऊपर से सॉल्ट एग्जाम्पल सारे बाकी है अपने, उसके अलावा। समझ रहे हो मेरी बात? काफ़ी कुछ बाकी है करना। ठीक है, ये कुछ 3-4 सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं, 3-4 नहीं, ज़्यादा ही है मेरे को लग रहा है। एक बार देखो ज़रा, ये सब किसी दिन बैठ के करना पड़ेगा। 41, 42, 43, ये 3 दिख रहे हैं सब लोग को? 41, 42, 43, ये तीनों के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, सर्किट देखो, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। 41, 42, 43 नहीं, हो गया? नहीं तो पहले क्या? 41, 42, 43। आई थिंक इन सब सर्किट्स में आपको बोला फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, ऐसा कुछ पूछा है कि नहीं? मिला क्या? सही बोल रहा हूँ क्या? मैंने सही बोल रहा हूँ? 41, 42, 43 तीनों में ऐसा ही है। सर्किट दिया, फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच। फिर 42 दिया, उसमें क्या लिखा? फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच। फिर 43 दिया, फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच। बराबर। तीनों और क्या सिमिलैरिटीज है? तीनों में मल्टीपल सेल्स हैं। पहले वाले में कितने सेल हैं? 3। दूसरे में कितने हैं? 4। और नेक्स्ट वाले में 3 सेल और 1 ब्रांच फिर भी है। और ये सब एक दूसरे से पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, चल मैं उठाता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 40। बीच वाला कौन सा? 42 वाला उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ऐसा बैटरी और ऐसा रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ है, इधर दिया हुआ, इधर दिया हुआ, ऐसा जाके ऐसा है। डायग्राम मैंने सही बनाया? 4, 2, 2, ये ऐसा 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और ये नीचे आता हुआ 2 वोल्ट है, राइट। फिर 4 वोल्ट ऊपर जा रहा है 2 ओम के पास, 4 वोल्ट ऊपर जा रहा है इधर के 2 ओम के पास। और क्या है? 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम। फाइंड है? समझा आपको? बस एक ही सम बता रहा हूँ 3 में, तो ध्यान से देखो आप लोग अच्छे से। ठीक है,
ऐसे तो इसको किरचॉफ लॉ से करना चाहिए अगर सच में हर ब्रांच का करंट निकालना है तो, बट हम एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में तो आपको क्या आएगा मालूम है, किसी एक रजिस्टर से करंट निकालने को आएगा। तो मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं भी आपको डीसीटी में दूंगा तो किसी एक ब्रांच का करंट पूछूंगा, ठीक है। तो कैसे करना रहेगा ये सब ध्यान से देखना। पहले तो आप मुझे बताओ ये 4 में से किस ब्रांच में से मैं करंट निकालना सिखाऊंगा आपको, कोई एक ही ब्रांच का सिखाऊंगा। बीच वाला, ये मिडिल वाला ले ले। तो मतलब इसको हटा के ये आपको दिख रहा है, ये और ये रास्ता पूरा पैरेलल है चारों। नहीं समझा? ये देख, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल्स, ये और ये सेम पोटेंशियल। तो ये पूरा ब्रांच बोलता है मैं इसके बीच में हूँ, ये बोलता है मैं भी इसके बीच में हूँ, ये बोलता है मैं भी इसके बीच में हूँ, ये बोलता है मैं भी इसके बीच में हूँ। ये वाला नहीं होगा ब्रांच में, ये पूरा ब्रांच। आपको उसमें से किसी एक ब्रांच का करंट निकालने, आपने मुझे बताया सर इसका करंट निकाल के दिखाओ आप, बराबर। तो मैं क्या करूंगा ना, खाली वो ब्रांच को नहीं छेड़ूंगा, वो ब्रांच को कुछ नहीं करना है। 2 वोल्ट और ये 4 ओम, मेरी बात समझे आप? बाकी ब्रांचेस को अलग ही बना लो चाहिए तो फिर से। क्या ये कुछ अलग नहीं लग रहा ना आपको? सही लग रहा है? 4 वोल्ट 2 ओम, राइट में कितना है? 2 वोल्ट 4 ओम और ये 4 वोल्ट 2 ओम। क्या मेरी बात समझे क्या? आपको मैंने सेल्स इन पैरेलल सिखाया हुआ है ना, लगा दो। बट सर आपने तो एट अ टाइम 2 का सिखाया। हाँ तो एट अ टाइम 2 लो, इसको मत छेड़ो बस, जिसका तुम पूछ रहे हो ना करंट उसको मत छेड़ो, बाकी इन तीनों को हटा के एक बनाना है। कर दूं मैं? पहले मैं क्या बोलता हूं, इसको और इसको पहले ले ले। इधर देख लो, ये 4 और ये 4, ये 2 और ये 2, इनको बना के एक बैटरी और एक रजिस्टर। कोई बता पाएगा कैसे सोल्व? और ये इसको अभी छोड़ दो ना ऐसे ही इधर ही। ये 2 वोल्ट और ये 4 ओम को कुछ मत करो, ये ऐसा कैसे रख दिया? इन दोनों को पैरेलल में, एनीवन 2 और 2 1 ओम, इधर का भी मत छेड़ो ना, 2 वोल्ट और 4 ओम। यस, इसका बैटरी कितना आएगा इन दोनों का मिला के? 1 और ये 2, याद है? E1 R2 क्या आएगा? 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, आई थिंक 4 ही आता है शायद से, क्योंकि मेरे को याद है सेल्स इन पैरेलल में आइडेंटिकल होते हैं ना तो ई का ई ही रहता है। सेल्स इन पैरेलल में आइडेंटिकल होता है तो ई का ई ही आ जाता है आंसर। तो ये मुझे बिल्कुल लग रहा है 4 वोल्ट ही होगा। सही है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे कोई, इसको और इसको, चल कितना आ जाएगा? ये सेल 4 वोल्ट का और ये सेल 2 वोल्ट का नीचे की तरफ है। आई थिंक मान के चलो ऐसा बना सकता हूं मैं। ये लेफ्ट वाले को कुछ नहीं करना है ना। ये कितना है? 2 वोल्ट और ये 4 ओम। ये कितना है राइट साइड का? ये 4 है। कितना है ये? 1 ओम है। और ये कितना है? 4। 1 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 4/5 बराबर बोला ना वो, 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1। सेल्स का क्या करूंगा? ईएमएफ का आंसर क्या था? E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सही है। कितना आ जाएगा? 16 माइनस 2 14 अपॉन 5 आएगा। क्या ये समझा आपको? इतना एक ही लूप बचा ना फाइनली, एक लूप ही बचा ना फाइनली। कौन सा ज्यादा है? 2 ज्यादा है कि 14/5 ज्यादा है? 14/5। मतलब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है इसके अंदर। करंट ओम्स लॉ से निकाल लो, एक लूप से तो कर ही सकते हो। क्या लिखूं? 14/5 प्लस 2 के माइनस 2, 14/5 और ये 2। अरे ये भी एक लूप है। दोनों असिस्टिंग में है कि अपोजिंग में है? अरे ये पैरेलल जैसा नहीं देखना है, एक ही लूप है। ये चाहता है करंट ऐसा जाए, ये चाहता है करंट ऐसा जाए, तो इसलिए -2। एक ही लूप है। अब ये इसको ऐसा मत देखो ये कि ऐसा सर 2 है ना, ऐसा 2। ये पैरेलल वाला नहीं है। एक लूप में सब कुछ सीरीज में होता है। अपॉन रेजिस्टेंस कितना लूप? 4 प्लस 4/5। तो कितना आ जाएगा? I = 5 2 10, 4/5। इधर 24/5। आंसर इज 1/। अब जरा उनके पास है आंसर्स वैसे? (42) में है I2 का वैल्यू प्लस 1/6 आ रहा है। डायग्राम में देखोगे दोनों I2 नीचे लिया हुआ है। मेरा भी करंट देखो नीचे आ रहा है 1/6, तो करेक्ट है अपना।
समझा आपको? किरचॉफ लॉ से करने जाओगे तो सब आएगा, बट करना नहीं है अपने को, ठीक है ना? बोर्ड में भी वो एक ही टाइप का वैरायटी का किरचॉफ लॉ आता है जो मैंने कराया है, 2 बैटरी और एक रजिस्टर बीच में, वही कराया ना मैंने, ऊपर 2 बैटरी नीचे एक रजिस्टर ना, वो वैरायटी ही आती है। टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और हैं। ये 4 किरचॉफ है बस, उतने पे ही हेडेक, उतने पे ही माथा फोड़ना है बस। बाकी आप देख सकते हो सेल्स इन सीरीज पैरेलल से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको जिस ब्रांच का चाहिए उसका मिल जाता है तुरंत। एडवांस में एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, उसके अंदर ऐसा फिर होता है, फिर मल्टीपल करंट्स आते हैं, उसके अंदर होता है, ठीक है। बाकी नीट जेईई में सीईटी में तो ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नसीब खराब होगा तो वो ऐसा देगा 1 2 3 और पीछे लिखेगा आंसर बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 3, ऐसा तो डिसाइड कर लेना नसीब हमारा खराब है ही तो ठीक है इतना। तो ये तीनों में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको जैसे प्रैक्टिस करना है करो, मैं आपको ऐसे ही 3-4 सेल्स दे दूंगा ब्रैकेट में, समझे आप? ठीक है, चलो आज का वाइंड अप करते हैं।